हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021 का। ठीक है, तो ये पेपर जो हुआ था 24 अगस्त 2021 को। इसका हम पेपर आज देख रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर हम जो देख रहे हैं यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है भारत में, इसको थोड़ा हम पहले बड़ा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम बताना है आपको। ठीक है, तो इसका देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन। देखिए सबसे पहले इल्तुतमिश हैं, ठीक है, और ये किससे, इलबरी वंश या मलुक वंश से हैं। इनका शासनकाल जो है 1211 से 1236 है। फिर अलाउद्दीन खिलजी हैं, उसके बाद शेरशाह सूरी और फिर उसके बाद में अकबर। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश से हैं, शेरशाह सूरी सूर वंश से हैं और अकबर मुगल वंश से हैं। इनका शासनकाल का भी दिया है। अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316, फिर शेरशाह सूरी का 1540 से 1545 और अकबर का 1556 से 1605 ईस्वी तक। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले नंबर पे हमें किसको लेना है, इल्तुतमिश को। तो देखिए इल्तुतमिश किसमें 4th नंबर पे हैं, तो 4th नंबर पे यानी यहाँ पे क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, इस तरीके से हमने इसका देख लिया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम थे, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। तो ये चैतन्य थे। ठीक है, राइट ऑप्शन तो ए हो जाएगा। अब ज़रा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पढ़ने से कई सारे क्वेश्चन, एक एक्सप्लेनेशन पढ़ते उससे कई सारे क्वेश्चन चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। देखिए संत तुकाराम तो शिवाजी के समकालीन थे। फिर शंकराचार्य जिनका कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत था, ये इनका मत जो था अद्वैतवाद था। फिर चैतन्य तो ये बंगाल का कार्यक्षेत्र था इनका और ये वैष्णव मत रखते थे। तुकाराम वारकरी मत और ये महाराष्ट्र इनका कार्यक्षेत्र था। नामदेव महाराष्ट्र निर्गुण मत रखते थे। ठीक, तो इस तरीके से इसको हमने देख लिया। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो गवर्नर जनरल का यहाँ पे गवर्नर जनरल दिए हैं, समयकाल दिया है, प्रमुख कार्य दिया है। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो हैं 1774 से 85 तक रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कलकत्ता में एक मदरसा की इन्होंने स्थापना करी थी। लॉर्ड लिटन, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था 1876 से 80 तक। और लॉर्ड रिपन जो है 1880 से 84 तक प्रथम नियमित जनगणना, इन्होंने जनगणना और प्रथम कारखाना अधिनियम 1881। ठीक, तो यहाँ से हम देख रहे हैं जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हैं ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हैं। ठीक है, तो ये वाला हमने देख लिया। अब देखिए लॉर्ड क्लाइव जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ठीक है, और सन 1773 में के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद था, और 1833 के भारत शासन अधिनियम चार्टर एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए चरक संहिता कह रहा है, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित, तो पहली चीज़ तो ये चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता, इसमें रोगनाशक और रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है BC 261 ये कलिंग, फिर AD 78 तो यहाँ पे दिया है शक संवत की शुरुआत, AD 622 तो यहाँ पे मुस्लिम युग की शुरुआत, और फिर यहाँ पे AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। वह मुगल वंश का अंतिम प्रतापी बादशाह था। इसका मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद में है। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी की स्मृति में ताजमहल की तरह मकबरा बनवाया। लाल किले के भीतर मोती मस्जिद बनवाई और 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क ने की थी। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए हमसे पूछा था कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में और जबकि इसमें कहा गया है 1709, तो यहाँ पर यही राइट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब डी जो है वो गलत दिया है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर
नंबर 6 इसमें कह रहा है निम्न इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी या फिर WC बनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है फिरोज शाह मेहता या फिर कह रहा है नेक्स्ट सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो आपको पता होगा दादा भाई नौरोजी जो हैं इनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने 1851 में रहनुमाई मजदायान सभा रफ्त गुफ्तार पत्र 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन लंदन की में स्थापना एवं 1886, 1893, 1906 में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इनकी प्रसिद्ध रचना जो थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया थी। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई। एनी बेसेंट लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्र पाल या फिर तिलक और अरविंद घोष। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए भारत में होम रूल लीग की स्थापना का प्रयास जो था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। फिर कह रहा है अप्रैल 1916 में, देखिए अप्रैल 1916 में तिलक तथा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक ने मराठा एवं केसरी तथा एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ नामक न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो 1917 में अध्यक्ष बनी, जबकि तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा कह रहा सही मिलान करना है, निम्न का मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमें मिलान करना है, तो इसको हम मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, इससे आप कर लेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन की विवेकानंद, सत्यशोधक समाज की ज्योतिबा फूले ने करी थी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप पढ़ लिए हैं। अब इससे आप राइट ऑप्शन इसमें टिक कर पाएंगे, सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो देखिए करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय दिया गया था। ठीक है, यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने लिखा, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो करो या मरो महात्मा गांधी, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें कह रहा है जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। ठीक है, तो देखिए जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर JB कृपलानी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चयन हेतु मतभेद उत्पन्न हो गया। बोस एवं पट्टाभी सीतारमैया के मध्य हुए चुनाव में बोस विजयी हुए, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य एवं गांधी जी के विरोध स्वरूप उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। बोस के पद त्याग के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनाए गए। इस घटना को त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी घाटी पर है। तो देखिए नदी घाटी परियोजनाएं दी गई। व्यास परियोजना व्यास नदी पर है। ठीक है, रंजीत सागर बांध रावी नदी। सलाल बिजली परियोजना चिनाब नदी पर है। ठीक है, तुलबुल झेलम दुलहस्ती चिनाब। तो यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा राइट आंसर। सलाल पन बिजली परियोजना जो है चिनाब नदी पर है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वसंत विषुव होता है। तो यहाँ पे देखिए वसंत विषुव कब होता है? 21 मार्च को, 18 जून को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को। तो देखिए भारत में वसंत विषुव की समय सीमा को 21 मार्च को होता है। इस समय सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु रहती है। मीन्स यहाँ पर राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। वसंत विषुव पूछा था, तो वसंत विषुव कब होता है? 21 मार्च को होता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना
किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए? तो राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कॉपर हो जाएगा राइट आंसर सी। यह स्थल राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। खेतड़ी नगर का निर्माण भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो काजीरंगा कहाँ पर है? देखिए काजीरंगा असम में है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। काजीरंगा कहाँ है? असम में है। कान्हा कहाँ है? कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, तो नदियां पूछा हिमालयी नदी तंत्र की, तो यहाँ पर देखिए गंगा हो जाएगा। ठीक है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। ठीक, यानी बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, जबकि कावेरी और गोदावरी जो है दक्षिण भारत की नदियां हैं। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से, तथा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। गोदावरी नदी का उद्गम जो है पश्चिम घाट के त्रैंबक पहाड़ी से, तथा कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिर पहाड़ी से हुआ है। ठीक है, इसमें नदियों के उद्गम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बैंक दर का अर्थ क्या होता है? साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली, या फिर बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, या देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो इसको देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंक दर जो होता है, बैंक दर का तात्पर्य केंद्रीय बैंक द्वारा, ठीक है, जैसे आरबीआई है, बैंकों द्वारा, केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, बैंक दर कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नगद कोषानुपात मीन्स होता है सीआरआर। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात मतलब सीआरआर को घटा देती है तो साख में वृद्धि होती है। वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित अंश आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इस अंश का निर्धारण केंद्रीय बैंक समय समय पर करती है। यदि केंद्रीय बैंक सीआरआर में वृद्धि करती है तो वाणिज्यिक बैंकों के पास नकदी रहती है, इसमें साख सृजन में कमी होती है, और यदि सीआरआर में कमी की जाती है तो साख सृजन बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर सीआरआर में क्या की गई है, कमी की गई है। ठीक है, सीआरआर को घटाया गया है तो साख क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कह रहा है इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, वैश्विक। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें कह रहा है 100 रुपये का नोट जो है किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो ये आरबीआई के गवर्नर के द्वारा होता है, यानी 1 रुपये से बड़े सभी नोटों पर जो होता है आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये का नोट जो होता है उस पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कह रहा है फेमा का फुल फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेमा, यहाँ पर यहाँ पे देखिए फेरा पूछा गया है, FERA, फेरा एक्ट जो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 को वर्ष 2020 में फेमा एक्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के में बदलकर नए स्वरूप में प्रस्तुत किया गया। यह अधिनियम पूरे देश और भारत के बाहर संचालित होने वाले निकाय कारपोरेट की उन सभी शाखाओं और एजेंसियों पर लागू होता है जिनके नियंत्रक मालिक एक भारतीय निवासी हैं। तो यहाँ पर देखिए हमसे फेमा का फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर
यहाँ पर हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मीन्स राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज के वीडियो में हमने अपने 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के पढ़ते रहिएगा अच्छे से। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट कीजिएगा। थैंक यू।